जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे शंकु प्रक्षेप के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? शंकु प्रक्षेप के बारे में। शंकु प्रक्षेप या इसको बोलते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन या अपन कहते हैं शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत मैं एक क्लास और ले चुका हूं, उसके दौरान आपको बता दिया था मैंने। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं कि शंकु प्रक्षेप का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है और किन देशों का या किन राज्यों का मानचित्र शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जैसे आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कि RF 100:10⁶ पर एक शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे आपने आगामी क्लासों में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6371 किलोमीटर होती है। लेकिन जब हम प्रक्षेप पढ़ते हैं तो इनमें एप्रोक्सन इसको माना जाता है 6350 मान के चलते हैं, किलोमीटर मानते हैं। तो जब शंकु प्रक्षेप की रचना की जाती है, RF हमको दे दिया 100×10⁶, तो फिर इसमें अपन को क्या करना होता है कि इसमें हम सबसे पहले एक त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं? यहां हम लिखेंगे 6350×10⁵ बटे 100×10⁶ जो हमको RF दे रखा है उसको। इन दोनों को काट देते हैं क्योंकि यहां 10⁵ है, यहां 10⁶ है, तो यहां ओनली फॉर 10⁵ बच जाएगा। जब इसको हम आगे लिखते हैं तो 6350 यहां कुछ नहीं बचा, 10⁵ पूरा 5 चला गया, ये 100 और 1 0 यहां बचा है, तो यहां हो जाएगा 1000। जब हम इसको फैलाएंगे तो टोटल इसको तीनों को काट करके हम यहां पॉइंट लिख सकते हैं, तो 6.35 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। मित्रों कितनी आई? 6.35 सेंटीमीटर। जब हम एक शंकु प्रक्षेप का निर्माण करते हैं तो उस शंकु प्रक्षेप की त्रिज्या कितनी लेंगे? 6.35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यहां मैं बना देता हूं, एक 6.35 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या इस प्रकार से लेंगे और 6.35 की एक त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। तो ये त्रिज्या हो गई 6.35 सेंटीमीटर। जब इस अर्धवृत्त का निर्माण हो जाता है, इसमें कोण बनाते हैं और उनका अंतराल निर्धारित करते हैं। आप सुविधा के अनुसार, या क्वेश्चन में जो दे रखा हो 20 डिग्री का अंतराल, 30 डिग्री का अंतराल, तो आप उसके अनुसार ले सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां पे 30 डिग्री का कोण बन गया, जैसे ये 30 डिग्री, और इसे ऊपर ले जाया जाता है, फिर इसको यहां मिला देते हैं। ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होता है और इसका हमने नाम रख देते हैं, जैसे मान लेते हैं इसका A, B, C, D, E और F। ये हमने इसके नाम निर्धारित कर दिए। अब इसके आधार पर इस प्रकार से ये कर देते हैं और मैं बना देता हूं A' और B'। तो अब हमको शंकु प्रक्षेप का निर्माण करना है।
इसके आधार पर तो सबसे पहले जैसे एक ध्रुव पॉइंट निर्धारित करते हैं और एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से खींच दी जाती है और इसको इस प्रकार से मिला दिया जाता है। जब शंकु प्रक्षेप का निर्माण होगा तो इसके अंतर्गत जैसे हमने यहां लिखा 30 डिग्री 0 डिग्री, फिर अंतराल ले लेते हैं जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री और 150 डिग्री और एक और ले लेते हैं मित्रों, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये ईस्ट है हो गया। इसी प्रकार से हम यहां लेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री और 150 डिग्री और एक और हमको लेनी पड़ेगी जिसको हमने मान लिया 180 डिग्री। तो इसमें अंतराल कितना ले लिया? अंतराल बराबर मैं यहां लिख देता हूं, अंतराल बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। जब हमने ये 30 डिग्री का यहां से लेकर के यहां तक का चाप भरेंगे और चाप भरने के बाद में इसमें यहां से इसमें चाप काट देंगे, जैसे 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री। इस प्रकार से मैं यहां लिख देता हूं जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया शंकु प्रक्षेप। मैंने सर्वप्रथम फर्स्ट क्लास में आपको बताया कि जब हम ग्लोब के ऊपर एक शंकु को रखते हैं और वो शंकु का पार्ट जो ग्लोब को स्पर्श करता है, जहां स्पर्श करेगा, जिस अक्षांश पर स्पर्श करेगा, वो उसका क्या हो जाएगा? मानक अक्षांश हो जाएगा। तो मान लिया कि मानक अक्षांश रेखा, ये 30 डिग्री मानक अक्षांश रेखा है। मानक अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ या 40 डिग्री साउथ पे जाकर के ये टच होगा तो उसे मानक अक्षांश मान लिया जाता है। इसके अलावा जो 0 डिग्री होती है इसे कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या कहा जाता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। अब मित्रों ये जो शंकु प्रक्षेप जो बन के तैयार हो गया, इसे हम कहते हैं एक मानक शंकु प्रक्षेप। एक मानक शंकु प्रक्षेप। क्योंकि हमने मानक रेखा एक कितने डिग्री मानी है? 30 डिग्री को क्या मान लिया? मानक रेखा मान लिया। अब इसकी अपने को विशेषताएं याद रखनी है। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक मानक शंकु प्रक्षेप की? सर्वप्रथम तो याद रखना है कि शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांश रेखा के सहारे मान शुद्ध पाया जाता है। मतलब इस जो शंकु प्रक्षेप है इसमें ये जो मानक अक्षांश है 30 डिग्री, तो जो देश इस 30 डिग्री के आसपास होंगे वहां पर मान शुद्ध पाया जाएगा और इस मानक अक्षांश से उत्तर या दक्षिण में बढ़ने पर मानचित्र में विकृति पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तर या दक्षिण में बढ़ने पर
क्या होगी, तो मानचित्र में विकृति हो जाएगी, मानचित्र में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कहने का मतलब अशुद्ध हो जाएगा। इसमें मान केवल और केवल इस मानक अक्षांश पर ही शुद्ध होता है। तो ये जो एक मानक अक्षांश होता है ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि एक मानक शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी है। जो देश इन मध्य अक्षांशों में आते हैं, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री के बीच में, उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं एक मानक शंकु प्रक्षेप। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे कि एक मानक शंकु प्रक्षेप है ना, इसमें क्या है कि अगर देशांतरी विस्तार इसका कितना ही हो सकता है इस अक्षांश, मानक अक्षांश के सारे, लेकिन अक्षांशीय विस्तार कम होना चाहिए। देशांतरीय विस्तार अधिक हो, जैसे यहां से लेके ये 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री इस पे, लेकिन अक्षांशीय विस्तार कम होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कम अक्षांशीय विस्तार एवं अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के लिए उपयोगी है। कौन से देशों के लिए उपयोगी है, जिनका अक्षांशीय विस्तार कम पाया जाता है और देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। मैं कहने का मतलब आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिन देशों का विस्तार पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व में होता है उनका अक्षांशीय विस्तार कम होता है। जो छोटे देश होते हैं उन्हें छोटे देशों के उपयोग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मित्रों उनके लिए एक मानक शंकु प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एक मानक जो शंकु प्रक्षेप है इसके अंतर्गत ये जो अक्षांश रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, क्योंकि एक केंद्र से ये जो पोल है, नॉर्थ पोल में मैं कह सकता हूं ये नॉर्थ पोल है, इस पोल से खींची गई हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्त से खींची गई हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त के चाप हैं, कैसे हैं, ये संकेंद्रीय वृत्त के चाप हैं। मित्रों संकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक केंद्र से खींचे गए हैं, यहां से सारे ये चाप ले लेके और इस प्रकार से खींचे गए। तो संकेंद्रीय वृत्त है, एक केंद्र से खींचे गए हैं और सभी की दूरी समान है, सभी की दूरी समान है। अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो सबकी बराबर है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूं अगला पॉइंट है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं सभी कहां जाके मिलती हैं, एक बिंदु पे ध्रुव में जाकर के मिलती हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं काल्पनिक ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। सभी देशांतर रेखाएं कहां जाके मिल रही हैं, सभी इस काल्पनिक ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं। दूसरी चीज अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। कहां से, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं और बढ़ने पर
देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होगी बताओ, कम होगी या बढ़ेगी? दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देशांतरों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। इसके अलावा आपको पॉइंट याद रखना है कि जहां पे देशांतर और अक्षांश रेखाएं दोनों टकराती हैं या दोनों मिलती हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कहीं पे कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये सभी के सभी का है 90 डिग्री के पॉइंट हैं, ये 90 डिग्री का कोण है। तो मैं कह सकता हूं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कितने डिग्री पे मिलती है मित्रों? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। कितने डिग्री के कोण पर मिलती हैं? सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। तो इसके अलावा मैं कहना चाहूं अगला पॉइंट यहां लिख देता हूं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है। जैसे इस अक्षांश की बात करें हम 30 डिग्री की, तो यहां पे जो देशांतर रेखाओं की इनकी जो बीच की दूरी है ये बराबर होती है। हम 60 की बात करें तो यहां पे बराबर होती है, लेकिन बीच में क्या होती है? कम ज्यादा हो जाती है। तो प्रत्येक अक्षांश रेखा पर जितने की बात करें हम 50 की, 60 की, 40 की, 41, 45 जो भी, तो प्रत्येक देशांतर रेखा पर, देशांतर नहीं सॉरी, प्रत्येक अक्षांश रेखा पर, अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है। इसके अलावा जो इसका उपयोग किया जाता है, तो एक मानक शंकु प्रक्षेप का जो उपयोग है, तो इसका उपयोग किसमें होता है? तो मैं यहां लिख दूं उपयोग। तो मित्रों इसका उपयोग होता है, तो जैसे बाल्टिक देश है, बाल्टिक देशों के मानचित्र बनाने के लिए, बाल्टिक देशों के मानचित्र बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दर्शाना हो, का मानचित्र बनाना हो, या कह सकते हैं ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग को दर्शाना हो, या ट्रांस पैसिफिक रेल मार्ग हो, ट्रांस पैसिफिक या फिक प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक रेल मार्ग, जल मार्ग, मतलब आदि के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि मध्य अक्षांशों का अगर मानचित्र बनाना है, जिनका अक्षांशीय विस्तार कम है और देशांतरी विस्तार अधिक है, उनके लिए हम किस प्रक्षेप का उपयोग करते हैं? तो एक मानक शंकु प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। इस एक मानक शंकु प्रक्षेप को खमध्य समक्षेत्र या समदूरस्थ प्रक्षेप भी कहा जाता है। एक मानक शंकु प्रक्षेप को खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा एक मानक शंकु प्रक्षेप। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखनी है दो मानक शंकु प्रक्षेप। कितना? बी। दो मानक शंकु प्रक्षेप। मित्रों एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप में बस अंतर इतना सा होता है
कि एक मानक शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांश एक होता है, यानी एक अक्षांश होती है, जबकि दो मानक शंकु प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? मानक अक्षांश रेखाएं दो होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मानक अक्षांश एक 30 डिग्री मानक अक्षांश है और दूसरी मानक अक्षांश ये भी, इसको भी मान लेते हैं मानक अक्षांश। दो मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक शंकु प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश होती है और दो शंकु प्रक्षेप में या दो मानक अक्षांश होती हैं, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री मानक अक्षांश। बाकी सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही प्रोसीजर होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मानक अक्षांश कितनी होती हैं? दो मानक अक्षांश होती हैं। और जो दो मानक शंकु प्रक्षेप है ये कितने को कवर करता है? तो दो मानक शंकु प्रक्षेप लगभग 2/3 क्षेत्र को कवर करता है, क्षेत्र को कवर करता है। ये जो शंकु प्रक्षेप है, इस शंकु प्रक्षेप में एक बार में एक ही गोलार्ध को दिखाया जाता है। एक बार में, मैं यहां लिख देता हूं, शंकु प्रक्षेप में एक बार में एक ही गोलार्ध को दिखाया जाता है या दिखाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि विषुवत रेखा को इसमें नहीं दिखाया जाता। विषुवत रेखा को नहीं दिखाया जाता है। इसमें अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखा होती हैं। दो मानक शंकु प्रक्षेप में को इतना याद रखना है कि इसमें मानक अक्षांश कितने होते हैं? दो होते हैं मानक अक्षांश। मानक अक्षांश किसको बोलते हैं? आप समझ गए कि जब हम एक शंकु को ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित करते हैं और उस शंकु का और ग्लोब का जो भाग आपस में जो स्पर्श करता है वो उसके मानक अक्षांश होते हैं। दो मानक शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत दो मानक अक्षांश माने जाते हैं, एक मानक शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत एक मानक अक्षांश माना जाता है। इसमें क्या होता है कि 2/3 क्षेत्र को कवर करता है और यह भी मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी होता है। कौन से अक्षांशों के लिए? दो मानक शंकु प्रक्षेप भी मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी होता है। जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यूरोपीय देश, कनाडा, अमेरिका आदि देशों के लिए मुख्यतः उपयोगी होते हैं। कौन से? एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप अक्षांश। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पर आता है उसे हम बोलते हैं बोन प्रक्षेप। रिगबोर्ट का बोन प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप। इसमें मित्रों मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें आरएफ लिया जाता है और आरएफ जैसे मान लिया कि 1:100/10⁶। और जब हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं शंकु प्रक्षेप की तो हम पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6371, इसका अप्रोक्स 6350 मानते हैं। 6350 × 5×10⁵ करते हैं क्योंकि ये किलोमीटर में है मित्रों। तो किलोमीटर में हम जब करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है एक के पीछे। तो उसको 10⁵5 हमने नोट कर दिया है। और जो आरएफ था 100 × 10⁶, इसे काट दिया। यहाँ पे 5 घात थी, यहाँ 6 थी, तो 1 घात बच गई, 10 बच गया। इसको हमने 1000 कर दिया और इसमें किया तो यहाँ त्रिज्या आ गई 6.35। मित्र इसको हम ऊपर ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आरएफ भी बदल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना था एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत। इसमें आपको याद रखना है, इसका उपयोग आपको याद रखना है कि उपयोग इसका बाल्टिक देशों के मानचित्र बनाने के लिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दर्शाने के लिए, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस पैसिफिक जल मार्ग, इनका जो अंतराल था हमने 30 डिग्री निर्धारित किया।
जो मानक अक्षांश रेखा होती है, तो मानक अक्षांश रेखा के सहारे मान हमेशा शुद्ध पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो मानचित्र में क्या है, विकृति आ जाती है या अशुद्धि आ जाती है। मानक अक्षांश से जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उनमें क्या होगा, मान में विकृति आ जाएगी। और मध्य अक्षांशों के लिए ये उपयोगी होता है जिनका कम अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार अधिक हो। ऐसे देशों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। ये संकेंद्रीय वृत्त के चाप होते हैं। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाएं काल्पनिक ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं। ये सभी देशांतर रेखाएं यहाँ काल्पनिक ध्रुव है और ध्रुव इसमें एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर या विषुवत रेखा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मानचित्र में अशुद्धि आ जाती है। ओनली फॉर मानक अक्षांश पर, मानक अक्षांशों के बीच में ही मान हमेशा क्या होगा, शुद्ध पाया जाता है। ये मध्य अक्षांशों बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जहां मिलती हैं आपस में तो वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है मित्रों। जब हम अक्षांश की बात करें, वैसे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन प्रक्षेप पर बने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 270 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी क्या होती है मित्रों, बराबर होती है। अक्षांश रेखा पर देशांतरों के मध्य की दूरी बराबर होती है। विषुवत रेखा को नहीं दिखाया जाता है। और शंकु प्रक्षेप, ये अपन को याद रखना है, इसमें दो मानक में दो अक्षांश रेखा मानक अक्षांश होते हैं और जबकि एक मानक शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांश कितनी होती है, एक होती है। अब नेक्स्ट आप 3rd नंबर पे हेडिंग लिखोगे बॉन प्रक्षेप। ये शंकु प्रक्षेप का ही 3रा नंबर का भाग होता है। दो मानक अक्षांश होता है, इसमें एक बार में 2/3 भाग को दिखाया जाता है। मैं समझता हूं ये आपका, ये किसके लिए उपयोगी है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देश, कनाडा और अमेरिका जिनका अक्षांशीय विस्तार कम पाया जाता है और देशांतरी विस्तार अधिक पाया जाता है, ऐसे देशों के लिए एक मानक शंकु प्रक्षेप और दो मानक शंकु प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर पर बॉन प्रक्षेप। बॉन प्रक्षेप, ये बॉन प्रक्षेप होता है, इसका निर्माण किसने किया, तो रिगवर्ट बॉन के द्वारा किया गया। ये कहां से थे, तो जर्मनी से। रिगवर्ट बॉन के द्वारा इस बॉन प्रक्षेप का निर्माण किया गया। मित्रों, इस बॉन प्रक्षेप में आपको क्या याद रखना है कि जो बॉन प्रक्षेप होता है उसमें वही प्रोसीजर होता है, एक अर्धवृत्त होता है, उसकी त्रिज्या होती है जो भी जितनी भी हम मान लेते हैं, फिर उसमें भी अंतराल आपको निर्धारित करने होते हैं इस प्रकार से। ये जैसे मान लेते हैं हम, ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी आपको ए, बी, सी, डी, ई इस प्रकार से मानने होते हैं। इसमें आपने इसको जैसे यहां इसको इससे मिला लिया, इसको इधर मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इस प्रकार से आपको ये सभी मिलाने हैं इस पॉइंट से। जब ये बन जाता है मित्रों, फिर उसके बाद में यहां इसको अलग मिला सकते हैं, जैसे ये 20 डिग्री, इसको यहां ये मिलेगा इस प्रकार से, ये अलग अलग मिल जाएंगे। इसमें मैं लिख देता हूं जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, इनके अलग नंबरिंग डाल देते हैं। जब हम बॉन प्रक्षेप बनाते हैं तो बॉन प्रक्षेप के अंतर्गत आपको याद रखना होता है कि बॉन प्रक्षेप में इस प्रकार से एक सीधी रेखा होती है, सबसे पहले जो देशांतर होती है 0 डिग्री। इसमें यहाँ पे पोल होता है, नॉर्थ पोल जो भी है, जो नॉर्थ या साउथ का जिसका भी हम बना रहे हैं, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपको याद रखना होता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये वक्राकार होती हैं, इस प्रकार से होती है। अक्षांश रेखाएं वक्राकार होती हैं
और इसमें जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ये भी वक्राकार होती है इस प्रकार से। देशांतर रेखाएं एक चाप के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये इस प्रकार से। तो ये जो प्रक्षेप बन के तैयार होते हैं इसे हम बोलते हैं बॉन प्रक्षेप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इधर भी 90 है तो इधर दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, इनको 90 ही मान लेते हैं हम। तो ये जो प्रक्षेप बन करके तैयार होता है इसे बोलते हैं हम कौन सा प्रक्षेप? बॉन प्रक्षेप कहा जाता है। और बॉन प्रक्षेप की विशेषता अपन को याद रखनी होती है कि बॉन प्रक्षेप में क्या होता है। बॉन प्रक्षेप किसके द्वारा बनाया गया था? ये सर्वप्रथम रिगवर्ट बॉन के द्वारा बनाया गया था। और रिगवर्ट बॉन कहां से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये जो बॉन प्रक्षेप होता है इसमें याद रखना है कि सभी अक्षांश रेखाएं वक्राकार होती हैं, वक्राकार होती हैं। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो रेखाएं और वक्राकार होती जाती हैं, वक्राकार होती जाती हैं। मतलब इस प्रकार से यहां से जैसे कम वक्राकार होंगी, ऊपर बढ़ेंगे। जैसे यहां मैं मान लेता हूं कि यहां 30 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है, और यहां मान लिया जैसे 80 डिग्री। इसके बीच में ही दर्शाया जाता है, इसमें नॉर्थ डिग्री ध्रुव नहीं दर्शाया जाता है। दूसरी चीज विशेषता याद रखनी है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पोल तक नहीं जाती। जैसे शंकु प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक बिंदु पर जाके मिलती हैं, तो देशांतर रेखाएं इसमें काल्पनिक बिंदु पर जाकर के नहीं मिलती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बॉन प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाएं चाप के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पहली बात तो चाप के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, चाप के द्वारा प्रदर्शित की जाती है क्योंकि ये सभी चाप हैं एक प्रकार से। जैसे जिस प्रकार से देशांतर रेखा जो आपने शंकु प्रक्षेप पढ़ा उसमें देशांतर रेखा सीधी थी, इसमें सीधी नहीं थी। ये सब कैसे हैं? चाप के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि देशांतर रेखाएं काल्पनिक बिंदु पर जाकर नहीं मिलती हैं। इस काल्पनिक बिंदु पे जाकर के नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जबकि अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय चाप के द्वारा होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? संकेंद्रीय मतलब होती हैं एक केंद्र से खींची गई है ये सभी रेखाएं। तो ये कैसी होती है? संकेंद्रीय। अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय चाप के द्वारा खींची गई हैं। तो ये सभी अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं?
संकेंद्रीय चाप के द्वारा खींची गई हैं। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि इसमें सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो मानक अक्षांश होती हैं, अक्षांश होती हैं। जब सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि सभी मानक अक्षांशों पर मान शुद्ध पाया जाता है। लेकिन इसमें अपन को एक पॉइंट और याद रखना है। देखो सभी देशांतर रेखाएं चाप के द्वारा हैं, ओनली फॉर किसको छोड़ के? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा एक सीधी सरल रेखा होती है, बाकी सभी चाप के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा सीधी सरल रेखा होती है, सीधी सरल रेखा होती है। देशांतर रेखा कैसी होती है? सीधी सरल रेखा होती है। और बाकी सभी कैसी होती हैं? तो चाप के द्वारा अर्धवृत्त होते हैं या गोलाकार होती हैं। तो ये अपन को याद रखना था। इस प्रक्षेप के अंतर्गत किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉर्न प्रक्षेप की बात की जा रही है। और बॉर्न प्रक्षेप का जो उपयोग है तो वो भी कहां किया जाता है? मध्य अक्षांशों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किन अक्षांशों के लिए उपयोग किया जाता है? तो मित्रों मध्य अक्षांशों के लिए बॉर्न प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं उपयोग। तो बॉर्न प्रक्षेप का जो उपयोग किया जाता है तो वो किसके लिए? मध्य अक्षांशों के लिए, मध्य अक्षांशों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मध्य अक्षांशों के लिए वो ही अपन को इस इंपॉर्टेंट जैसे शंकु की तरह वो पॉइंट याद रखना है कि जिनका अक्षांशीय विस्तार कम हो, जिन देशों का अक्षांशीय विस्तार कम पाया जाता है, जिन देशों का विस्तार अक्षांशीय विस्तार कम पाया जाता है उनके लिए कौन सा उपयोगी है? तो वो बॉर्न प्रक्षेप उपयोग है। जैसे मैं लिख दूंगा, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया है। इसके अलावा साइबेरिया आदि, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया भी हम लिख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब जिन देशों का विस्तार कम पाया जाता है, अक्षांशीय विस्तार कम और देशांतरी विस्तार ज्यादा हो, उन सब के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो बॉर्न प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। इसमें अपन को एक पॉइंट और याद रखना है कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे हम दूर जाएंगे तो मानचित्र में विकृति पैदा हो जाएगी, अशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से, 0 डिग्री देशांतर से कहां पे? उत्तर दक्षिण नहीं, पूर्व पश्चिम में, पूर्व पश्चिम कहें या पश्चिम पूर्व कहीं पे भी जाएं, पूर्व पश्चिम में जाने पर क्या होगी? अशुद्धि बढ़ती जाएगी। तो इसके पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व में जाएंगे तो अशुद्धि बढ़ती जाएगी। तो ये आपको मित्रों इसके संदर्भ में याद रखना है बॉर्न प्रक्षेप के बारे में। 1 मिनट में इसमें दवा डाल लेता हूं, तो तब तक आप इसको पढ़िए। इसके अलावा सिर्फ 2 पॉइंट और इसके अंतर्गत याद रखने हैं कि ये जो बॉर्न प्रक्षेप होता है, बॉर्न प्रक्षेप संशोधित शंकु प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाता है। ये कैसा? ये संशोधित शंकु प्रक्षेप,
संशोधित शंकु प्रक्षेप या समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाता है। समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाता है। ये जो बॉन प्रक्षेप है, इस बॉन प्रक्षेप का जो रेखा जाल होता है वो सैनसन फ्लेमिस्टिड, तो मैं कह सकता हूं इसका रेखा जाल किसे, तो सैनसन फ्लेमिस्टिड, सैनसन फ्लेमिस्टिड के समक्षेत्र प्रक्षेप से समांतर रखता है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है किसके, बॉन प्रक्षेप के अंतर्गत। ये संशोधित शंकु प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप के बराबर है, समान है। या हम कह सकते हैं कि जो इस बॉन प्रक्षेप का जो ये रेखा जाल है, ये रेखा जाल किससे, सैनसन फ्लेमिस्टिड के समक्षेत्र प्रक्षेप से समांतर रखता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका उपयोग सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए, किसके लिए, तो सांख्यिकीय आंकड़ों का वितरण दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बॉन प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं कि बॉन प्रक्षेप सर्वप्रथम रिगबर्ट बॉन के द्वारा, ये जर्मनी के एक कार्टोग्राफर थे, इस भूगर्भ शास्त्री थे, ज्योग्राफर कुछ भी कह सकते हैं। तो रिगबर्ट बॉन जो जर्मनी के थे, इसके द्वारा ये प्रक्षेप बनाया गया था सबसे पहले बॉन प्रक्षेप। बॉन प्रक्षेप में अंतर्गत जो इस प्रकार से बनाया जाता है, एक अर्धवृत्त लिया जाता है, इसमें त्रिज्या निर्धारित की जाती है, जो भी मैं लिख देता हूं वही त्रिज्या लिख देता हूं 6.35 जो नेक्स्ट क्वेश्चन में थी। तो जैसे एक त्रिज्या ली जाती है और फिर यहाँ पे अंतराल निर्धारित किया जाता है 20, 30, 40 जो भी हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर एक इसमें देशांतर रेखा सीधी रेखा होती है, बाकी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं संकेंद्रीय होती हैं, एक केंद्र से खींची जाती हैं। इसमें हम जिस प्रकार से इससे पहले जो हमने पढ़ा उसके अनुसार, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ये जो अक्षांश रेखाएं ये वक्राकार होती जाएंगी, और जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि अक्षांश रेखाओं में वक्राकारता कम होती चली जाएगी। दूसरी चीज है कि ये जो 0 डिग्री होती है देशांतर रेखा, ये ही सीधी होती है, बाकी सभी देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, एक चाप के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा वही इनके बीच का मध्य का वही 90 डिग्री का कोण होता है, कोई सा भी हो, सभी कोण जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं वो 90 डिग्री का होता है। इसके सभी मानक अक्षांश होते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश होती हैं, तो मान सभी जगह शुद्ध होता है। सिर्फ अपन को याद रखना है सभी अक्षांशों पे शुद्ध होता है कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, पूर्व या पश्चिम जहां भी बढ़े तो मान में विकृति आ जाएगी। कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है वहीं पे मान इसमें शुद्ध पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सांख्यिकीय आंकड़ों का वितरण दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बॉन प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि किससे ये समानता रखता है, तो सैनसन फ्लेमिस्टिड का जो समक्षेत्र प्रक्षेप है उससे इसका जो जाल है वो समानता रखता है। संशोधित शंकु प्रक्षेप, इसे समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो ये हो गया बॉन प्रक्षेप। और आप नेक्स्ट 4th नंबर पे हेडिंग लिखोगे, कौन सी है, लास्ट जो बचा है वो है बहुशंकु प्रक्षेप। कौन सा, बहुशंकु प्रक्षेप। इसका उपयोग किसमें किया जाता था, मध्य अक्षांशों के लिए, जिन देशों का अक्षांशीय विस्तार कम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, बॉन प्रक्षेप का। और नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो बहुशंकु प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप याद लिखना है मित्रों, तो बहुशंकु प्रक्षेप आपको नोट करना है। अब बहुशंकु प्रक्षेप में क्या होता है, नाम से ही विदित हो रहा है, उसमें बहुत से शंकु होते हैं, उसके अंतर्गत भी मानक अक्षांश, सभी मानक अक्षांश होते हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सभी मानक अक्षांश होती हैं। उनमें भी ध्रुव चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
लेकिन इनके अंतर्गत ध्रुव सिर्फ एक होता था और अलग अलग अक्षांश रेखा वहां पे अलग अलग ध्रुव के द्वारा निर्धारित की जाती है। सी नंबर पे यहां था बॉन प्रक्षेप, बॉन प्रक्षेप, और डी नंबर पे हो जाएगा बहु शंकु प्रक्षेप। ये जो बहुशंकु प्रक्षेप किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके अंदर क्या विशेषता, वो सेम एक अर्धवृत्त बनाएंगे, इसकी त्रिज्या निर्धारित करेंगे इस प्रकार से, फिर इसमें वही जितना डिफरेंस निर्धारित करना है उस प्रकार से इसमें कोण बनाए जाएंगे और सेम ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है, एफ, जी, एच और आई। इस प्रकार से इसके कोण निर्धारित कर देते हैं, इनको इस प्रकार से मिलाएंगे, ये हो जाएगा। जब हम चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि दो पोल बना देते हैं, ध्रुव। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, साउथ पोल हो गया। रखनी है कि जो अभी हमने बॉन प्रक्षेप बनाया था इसमें वही चाप लिए जाते हैं इस प्रकार से। इसके अंतर्गत क्या विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये सीधी होती है मित्रों, इस प्रकार से। दूसरा इसकी विशेषता होती है कि इसमें पॉइंट अलग अलग होते हैं, जैसे एक ध्रुव अक्षांश यहां से खींच देते हैं, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। तो हम लिख सकते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। वही 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। फिर यहां हम लिख दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हो जाएगा ईस्ट। 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार से हो जाएगी, ये हो गई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये वेस्ट हो गया। इसी प्रकार से यहां हमने लिख दिया, जैसे बाई चांस कुछ भी लिख दो, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री या 20 से मैं लिख देता हूं, अंतराल जो आप लिखना चाहो, 20 डिग्री और 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। यानी इसमें ध्रुव नहीं दिखाया जाता है, विषुवत रेखा भी नहीं दिखाई जाती है। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा कौन सा, तो ये हो गया बहुशंकु प्रक्षेप। इसमें क्या अलग अलग शंकु हैं, अलग अलग पॉइंट से बनाए गए हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है मित्रों, बहुशंकु प्रक्षेप। पहली बात तो इसकी विशेषता होती है कि सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश होते हैं, मानक अक्षांश होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, मानक अक्षांश होती हैं। दूसरी चीज, सभी देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो सीधी रेखा के रूप में होती हैं, रूप में होती हैं, लेकिन
लेकिन 0 डिग्री देशांतर के अलावा सभी एक बिंदु पर जाकर के नहीं मिलती हैं, एक बिंदु पर जाकर नहीं मिलती हैं। मतलब जैसे शंकु प्रक्षेप हमने पढ़ा, 1 मानक 2 मानक शंकु प्रक्षेप, उनमें सभी देशांतर रेखाएं यहां पे जाके टच कर रही थी इस प्रकार से। इसमें सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो बिंदु पर जाकर के या जो काल्पनिक ध्रुव है वहां जाकर के स्पर्श नहीं होती हैं, और सभी देशांतर रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं अलग अलग बिंदु से खींची जाती हैं। तो आपको याद रखना है, उसमें तो क्या होती थी कि सभी अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय चाप के द्वारा, यानी एक केंद्र से इस प्रकार से चाप छोटा बड़ा लेके उस प्रकार से खींची जाती थी। इसमें क्या है, असंकेंद्रीय चाप के द्वारा होती है। तो मैं लिख सकता हूं सभी अक्षांश रेखाएं असंकेंद्रीय होती हैं, असंकेंद्रीय होती हैं। असंकेंद्रीय का मतलब समझ गए मित्रों, क्योंकि ये एक केंद्र से नहीं खींची जाती हैं, अलग अलग केंद्रों से, अलग अलग पॉइंट से खींची जाती हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार यहां भी लिख सकते हैं आप, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सभी अक्षांश रेखाएं असंकेंद्रीय होती हैं, किसके अंतर्गत, बहुशंकु प्रक्षेप। और इसका उपयोग भी आप याद रखना है, तो इसका उपयोग भी किसके लिए किया जाता है, तो मध्य अक्षांशों के लिए, मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी है, मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि बहुशंकु प्रक्षेप जो है, ये बहुशंकु प्रक्षेप को थे जो अल्बर्ट पैंक के नाम के विद्यालय मतलब ज्योग्राफर हैं, इन्होंने 1891 ईस्वी में, अल्बर्ट पैंक ने 1891 ईस्वी में इस बहुशंकु प्रक्षेप को संशोधित किया था। और संशोधित करके इन्होंने एक सुझाव दिया कि एक टोपो सीट बनाई जाए। क्या, टोपो सीट बनाने का, सीट का सुझाव दिया, और उसे अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप कैसा बनाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। तो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, ये बहुशंकु प्रक्षेप, या किसने कहा था, तो अल्बर्ट पैंक ने 1891 ईस्वी में। जबकि सबसे पहले जो बहुशंकु प्रक्षेप है, या कह सकते हैं हम अंतरराष्ट्रीय जो प्रक्षेप का निर्माण किया था, वो किसने किया था, तो उसका टॉलमी ने किया था। या हम कह सकते हैं किसका, ये सजेशन किसने दिया, अल्बर्ट पैंक ने। कब दिया, 1891 ईस्वी में। जबकि संशोधित शंकु प्रक्षेप किसने बनाया था, टॉलमी ने। तो संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप किसने बनाया, तो टॉलमी ने। संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप टॉलमी ने बनाया, और अल्बर्ट पैंक ने टोपो सीट का सुझाव दिया था। और टोपो सीट पूरे विश्व के लिए 2222 टोपो सीट बनाई गई। संपूर्ण विश्व को दर्शाने के लिए कितनी है, 2222 टोपो सीट बनाई गई। और हम भारत की बात करें तो भारत के लिए 106 टोपो सीट बनाई गई। टोपो सीट मतलब भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए 106 टोपो सीट, और संपूर्ण विश्व के लिए 2222 टोपो सीट का निर्धारण किया गया। तो ये हो गया शंकु प्रक्षेप। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा मित्रों। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को दबाइए।
कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।